पिछले कुछ सालों में यामाहा R15 एक ऐसा नाम है जो हमारे देश की युवा पीढ़ी जो एंथुजियास्टिक राइडर्स हैं उनके बीच में काफ़ी फेमस हो चुका है, क्योंकि R15 हमेशा एक अफोर्डेबल बाइक रहती है जिसमें आपको एक रेसिंग बाइक का एक्सपीरियंस मिलता है। और आज मेरे साथ है R15 का वर्जन 4 और ये नया वर्जन होने के बावजूद, एक नया जनरेशन मॉडल होने के बावजूद इसमें आपको V3 वाला ही 155 सीसी का इंजन मिलता है। तो क्या ये नई R15 V4 अभी भी उतनी ही सक्षम है जितने इसके पुराने मॉडल थे, और क्या ये उन सब उम्मीदों पे खरी उतर सकती है जो हमारे देश के एंथुजियास्टिक राइडर्स के दिलों में हैं? आइए पता करते हैं। अगर नज़र डालें यामाहा R15 V4 के डिज़ाइन के ऊपर तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही प्यार से इसे तराशा हो। इसका जो डिज़ाइन है वर्ल्ड क्लास लगता है एकदम, और जो इसका फ्रंट है खासकर वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़िया दिखता है अब, और काफ़ी ऐसे लगता है जैसे बाइक आपको गुस्से में देख रही हो। आपको एक सेंटर में LED लैंप देखने को मिलेगा और ये DRLs इसके साथ मिलते हैं जो इसे काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर इसके थ्रो की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर ये ब्राइट बहुत ज़्यादा है, तो आपको आराम से अंधेरे में सब कुछ दिख जाएगा। V3 की जो फेयरिंग थी उसमें आपको काफ़ी सारी लाइंस और काफ़ी सारे कट्स देखने को मिलते थे जो अच्छे लगते थे, पर इस बारी यामाहा ने एक आपको पैनल दिया है जो काफ़ी स्मूथ दिखता है, और इससे इसका डिज़ाइन मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया। ये देखने में ज़्यादा क्लीन लगता है। और इसी के साथ साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि जो पूरी बाइक की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल की क्वालिटी है और जो फिनिशिंग है वो पहले से और भी बेहतर हो गई है। जब मैंने V3 कुछ साल पहले चलाई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यामाहा थोड़ा और काम कर सकता था उसकी फिनिशिंग के ऊपर, और यामाहा ने बिल्कुल वही किया है और V4 में हमें पहले से ज़्यादा अच्छी फिनिश देखने को मिली है। R15 में आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और 2 और ऑप्शन हैं अगर आप इसका M वेरिएंट ख़रीदते हैं। जो R15 M है उसमें आपको कलर के अलावा कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, और जो क्विक शिफ्टर है वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का पार्ट है उसमें, तभी उसका प्राइस भी ज़्यादा है। जो ये रेसिंग ब्लू कलर है ये भी जो आपके बेस वेरिएंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, पर इसमें भी आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। R15 V4 में आपको एक नई डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो V3 की डिस्प्ले थी वो थोड़ी ज़्यादा हाइट में कम थी और चौड़ी ज़्यादा हुआ करती थी, पर ये ज़्यादा स्क्वायर डिज़ाइन है, और इसका फ़ायदा ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है अब आपको वो थोड़े और अच्छे तरीके से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो स्पेसिंग है वो बढ़िया हो गई है। और जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं इस डिस्प्ले में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो नॉर्मल डिस्प्लेज़ में होती है, पर इसी के साथ साथ इसमें आपको एक ट्रैक मोड भी मिलता है, और जब आप ट्रैक मोड के अंदर जाएंगे तो आपको एक लैप टाइमर मिलता है। तो अगर आप अपनी बाइक रेस ट्रैक पर लेके जाना पसंद करते हैं वहाँ पे ये लैप टाइमर बहुत ही काम आएगा आपके। इसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लगा कि इसके ऊपर जो शिफ्ट लाइट है वो अब 5 LED है। पहले सिर्फ एक सिंगल लाइट हुआ करती थी जो जलती थी, पर यहाँ पे अब आपको 5 LED मिलती है, और जैसे जैसे आपका जो रेव्स हैं वो ऊपर जाते हैं ये लाइट्स ऑन होती जाती हैं। इसी के साथ साथ यामाहा ने इस बार आपको एक हैज़र्ड इंडिकेटर भी दे दिया है जो कि एक बहुत अच्छा एडिशन है इस बाइक में। और अगर मैं बात करूं एक छोटी सी चीज़ की जो मुझे अभी भी इसमें लगती है कि यामाहा चेंज कर सकता था, वो है इसकी पास लाइट। ये अभी भी हाई बीम का जो स्विच है उसी पे दी गई है, और अगर इसमें एक ट्रिगर होता आगे की तरफ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो आइए अब बात करते हैं इसके इंजन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको वही सेम 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो आपको V3 में भी देखने को मिला था, पर ये उतनी बुरी बात भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। अगर आप इसके स्पेक शीट खोल के देखेंगे तो पुरानी बाइक के मुकाबले इसकी पावर थोड़ी सी कम हुई है और टॉर्क थोड़ा सा बड़ा है, पर असलियत में जब आप इस बाइक को चलाएँगे तो ये उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है चलाने को, उतनी ही ज़्यादा केपेबल है जितनी V3 थी। ये इंजन हायर रेव्स में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस होता है, और जब आप इसे चला रहे होंगे
तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप 6, 7, 8 हज़ार RPM ऐसे ही पार कर जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि इस बाइक का जो लो एंड है वहाँ पे आपको अगर थोड़ी और पावर मिलती तो बढ़िया रहता, क्योंकि जब आप सेकंड गियर में होते हैं और आप स्लो स्पीड पे चल रहे हैं, या फिर जब आप स्पीड उठा रहे हैं, आप जब पहले 3 गियर्स में और आप तेज़ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि 5000 RPM से नीचे इसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। हालांकि ये बाइक कभी भी बंद नहीं हुई, स्टॉलिंग जिसे हम कहते हैं वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से तीसरे गियर में निकला और उसके बावजूद ये बाइक रुकी नहीं। तो गियरिंग जो यामाहा ने करी है वो बहुत अच्छी है उस हिसाब से कि आप अगर कम स्पीड पे हैं और हाई गियर पे हैं तो भी ये बाइक बंद नहीं होती, ना आपको इसका क्लच बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर गियर की बात कर ही रहे हैं तो इसका जो 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप आराम से गियर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं देगा। और क्योंकि इसमें आपको एक स्लिप और असिस्ट क्लच मिलता है तो इसका जो क्लच है वो काफ़ी हल्का है, आप इसे बहुत आराम से खींच सकते हैं और आपके जो लेफ़्ट हैंड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और V4 में आपको एक क्विक शिफ्टर भी मिलता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं है, पर अगर आप रेसिंग ब्लू या फिर M वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको ये एज स्टैंडर्ड मिलता है। जब आप गियर चेंज कर रहे होते हैं तो क्विक शिफ्टर का काम ये होता है कि आप बिना क्लच दबाए या बिना रेस कम किए गियर चेंज कर पाएँ, और ये रेस ट्रैक पे ज़्यादा यूज़ होता है। सिटी में जब आप बाइक चलाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं मिलेगा। R15 V3 की तरह ही V4 में भी आपको VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 2 कैम प्रोफाइल मिलते हैं। 7400 RPM जैसे ही आप पार करते हैं तो दूसरा कैम प्रोफाइल आपका यूज़ हो जाता है, और इसकी वजह से बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इस सेगमेंट पे, इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही कम बाइक्स हैं जो उतने हाई RPM पे आपको ऐसा मज़ा देती हैं और ऐसी रिफाइनमेंट देती हैं जो R15 आपको दे सकती है। इसके अलावा अगर मैं माइलेज की भी बात करूं तो परफॉर्मेंस बाइक होने के बावजूद मुझे सिटी में इससे काफ़ी आराम से 45 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज मिल रही थी। अगर आप इस बाइक को हाईवे पे लेके जाते हैं और वहाँ क्रूज़ करते हैं तो इसकी माइलेज और ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको करीब करीब 55 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज इससे मिल जाएगी। राइडिंग पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी कमिटेड और काफ़ी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन है, क्योंकि आपको आगे क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिल रहे हैं। बट इसका फ़ायदा ये है कि आप इजीली इस बाइक में टक इन कर सकते हैं और ज़्यादा तेज़ जाने के लिए। और जो ये हैंडल बार है ये इतना वाइड है कि आप आराम से यू टर्न्स ले सकते हैं इस बाइक पे बिना गिरे। और जो इसकी सीट हाइट है वो 815 mm है, जिसका मतलब ये है कि जो राइडर्स जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है वो भी आराम से अपने पैर नीचे रख सकते हैं, और जब आप रेड लाइट पर रुके हो या कहीं पे भी वेट कर रहे हो तो आप आराम से अपने पैर दोनों के दोनों नीचे रख सकते हैं। लेकिन जो इसकी सीट है उसका कुशन थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, और अगर यामाहा थोड़ा सा और सॉफ्ट कुशन देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यामाहा R15 में अब आपको आखिरकार अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं आगे। पहले जो R15 V3 आई थी उसमें काफ़ी लोग निराश हुए थे ये देख के कि आपको USDs नहीं मिल रहे थे, जबकि इंटरनेशनल मॉडल में मिल रहे थे। पर अब आपको आखिरकार ये यामाहा प्रोवाइड कर रही है। जो सस्पेंशन की सेटिंग है वो स्टिफ है थोड़ी सी, क्योंकि एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है, पर इसके बावजूद ज़्यादातर जो गड्ढे आते हैं रोड पे या जो थोड़े ख़राब रास्ते होते हैं उन पे ये बाइक अच्छे से काम करती है। जो गड्ढे हैं उनको अच्छे से सोख लेती है। पर अगर आपका वेट मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो तो ये और बढ़िया काम करेगा सस्पेंशन। ये बाइक अभी भी कॉर्नर्स में उतनी ही ज़्यादा रिलायबल है, उतनी ही ज़्यादा फ़न है जितनी V3 थी। और जो इसके टायर हैं वो एक बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ग्रिप बनाए रखने का। और इसमें जब आप कॉर्नर्स पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये बाइक फील होती है। जो भी लाइन आप पकड़ते हैं ये उसी पे रहती है। और यामाहा ने इस बार इसमें एक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया है, जिसका उतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बाइक उतनी ज़्यादा पावर नहीं बनाती है। मैंने इससे बड़ी बाइक्स भी चलाई हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक्स चलाई हैं, जिसमें अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल पूरा ऑफ कर दें फिर भी उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। पर यामाहा ने फीचर दिया है और ये आपके काम ही आएगा अगर आप कभी गलती से ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे बाइक का जो व्हील्स है वो स्लिप करें। V3 की तरह ही V4 में भी ब्रेकिंग में थोड़ी सी कमी रह गई है। जब R15 V3 लॉन्च हुई थी तो वो सिंगल चैनल ABS के साथ आती थी, लेकिन बाद में उसमें डुअल चैनल ABS आपको मिल गया था।
जो V4 है उसमें आपको स्टार्टिंग से ही डुअल चैनल ABS मिल रहा है, जो अच्छी बात है। पर इसकी जो ABS की सेटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव है, यानी कि जब आप ब्रेक ज़ोर से दबाएंगे तो आपको महसूस होगा ABS काम करते हुए बहुत ज़्यादा, और इससे जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो कभी कभी कम भी हो जाती है। और ऊपर से जो इसकी जो पीछे की ब्रेक है उसमें जब आप इनिशियली ब्रेक को दबाएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा स्टॉपिंग पावर नहीं मिलती जितनी आपको चाहिए हो। सिटी में यूज़ के लिए ये ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आप आराम से फ्रंट ब्रेक पे डिपेंड कर सकते हैं इस बाइक को स्टॉप करने में बिना स्टेबिलिटी लूज़ किए। पर अगर आप इसे रेस ट्रैक पर लेके जाते हैं या अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ जा रहे हो तो उस समय आपको ऐसा लग सकता है कि काश इसमें थोड़े से और ज़्यादा बढ़िया ब्रेक्स होते। तो जैसा कि आपने देखा कि R15 ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। इसमें कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर इसके बावजूद एज़ अ होल पैकेज अगर मैं इसको देखूं तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि जैसे जो इसके पुराने वर्जन्स थे R15 के, जितनी सराहना, जितना प्यार और जितनी तारीफ़ें उनको मिली, ये भी उन सब के काबिल है। हाँ, अगर आप इस बारे में बात करें कि क्या ये अभी भी उतनी अफोर्डेबल है, तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो ज़्यादा है पुरानी बाइक्स के मुकाबले अगर देखा जाए। और अगर आपको ज़्यादा नंबर्स चाहिए, ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली कोई और बाइक की तरफ देख सकते हैं। पर अगर आपको एक फोकस्ड मशीन चाहिए, एक ऐसी मशीन चाहिए जो आपके स्किल्स को और बेहतर करे, और अगर आपको एक रिफाइंड इंजन चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड इंजन्स, तो R15 V4 डेफिनेटली आपके लिए सबसे बढ़िया चॉइस रहेगी।